सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपाली बिस्ट और आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। इससे पहले वाला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें सोशल डिफरेंस से आगे के सारे ही टॉपिक पढ़ाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो अब हमारा टॉपिक है सोशल डिफरेंस। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हड़प्पन सोसाइटी में सोशल डिफरेंस को पता किया जाता था। इसके दो तरीके थे। पहला तरीका था स्टडिंग ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स के बारे में स्टडी करके हम पता कर सकते थे कि कैसे डिफरेंसेस थे वहाँ पे। दूसरा आर्टिफैक्ट्स के बारे में, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करके हम पता कर सकते थे कि कौन कौन से डिफरेंसेस थे और क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो पहले देखते हैं हमारे ब्यूरियल्स। वन ऑफ द स्ट्रेटेजी टू फाइंड आउट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंस, कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी ब्यूरियल्स को स्टडी करने की, ये बताने के लिए कि किस तरह से सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस थे हमारे हड़प्पन कल्चर में या हड़प्पन सोसाइटी के अंदर। इन हड़प्पन साइट डेड वर जनरली लेड इन पिट। जो हड़प्पन एरिया था वहाँ पे क्या था, जो हड़प्पा साइट थी हमारी, वहाँ पे जो डेड है, जो मरे हुए लोग होते थे, उन्हें पिट्स के अंदर देखते ना, ग्रेव देखते ना, कब्र वगैरह, उनके अंदर बंद करके दफनाया जाता था। Burial pit made differently, hollowed out spaces were lined with bricks. अब ना जो ब्यूरियल्स की पिट थी, जो मरे हुए लोगों की पिट्स थी, कब्रें थी, वो भी अलग अलग तरीके से बनाई जाती थी। किसी की अलग तरीके से, किसी की अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रखा है, hollowed out space were lined with bricks, कि जो उनकी कब्र की चारों ओर क्या किया जाता था, ईंटों की चिनाई की जाती थी, फिर उन्हें उसके अंदर दफनाया जाता था। Some graves contain pottery ornaments with belief that these were used in afterlife. अब कुछ की जो मरी हुई मतलब कुछ मरे हुए जो लोग थे, उनकी कब्र में क्या रखा जाता था, कुछ चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स रखे जाते थे। क्यों रखे जाते थे? ऐसा माना जाता था कि वो उसे आफ्टर लाइफ, मतलब मरने के बाद जो हमारा एक अलग जन्म होता है ना, मरने के बाद व्यक्ति जहाँ भी जाएगा उसे वहाँ पे वो उन ऑब्जेक्ट का यूज़ पड़ेगा, तो वो उन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सके, ये सोच कर, ये समझ कर कुछ ऑब्जेक्ट्स को मरे हुए लोगों के साथ दफना दिया जाता था। बोथ मैन एंड वुमेन हैव ज्वेलरी इन द ब्यूरियल्स। अब आदमी और औरत दोनों के ही साथ ज्वेलरी थी। मतलब हमें जो वहाँ पे ब्यूरियल्स मिले हैं, जो ग्रेव्स मिली हैं, उसमें क्या है, जितने भी मेल और फीमेल दोनों की जो ब्यूरियल्स मिली है, दोनों में ही हमें ज्वेलरी मिली है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही हमें ज्वेलरी मिली है। 3 रिंग, फॉर एग्जाम्पल, एक ज्वेलरी बता रखी है, 3 रिंग शेल रिंग, अ जैस्पर बीड वॉज फाउंड नियर स्कल ऑफ मेल। एक मेल की हमें जब कब्र मिली, उसमें क्या मिला हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, 3 रिंग शेल रिंग, मतलब एक रिंग जैसी थी जिसमें 3 शेल्स लगे हुए थे जैस्पर के। ठीक है, एक जैस्पर का बीड लगा हुआ था उसमें, बीच में एक इस तरह का जिसे सर पे पहना जाता ना, मतलब ताज टाइप, ऐसा एक मुकुट उन्हें एक मेल की कब्र के पास मिला है। समटाइम डेड वर बरीड विथ कॉपर मिरर। कुछ ऐसी ग्रेव्स में मिली है जिसमें कॉपर मिरर के साथ लोगों को दफनाया गया है। ठीक है, इन ऑल इट अपीयर्स हड़प्पन नॉट बिलीव टू बरी प्रीशियस थिंग विद डेड। बट हम अगर पूरे तरीके से देखें तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हड़प्पा के पीपल थे, हड़प्पा के जो लोग थे, वो उनका ऐसा मानना नहीं था कि अगर चीज़ों के, जो मरे हुए लोग हैं उनके साथ चीज़ों को दफनाना चाहिए, वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे ऑल इन ऑल। बट कुछ चीज़ों में हमें एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कहीं कहीं उन्होंने ऐसे काम किए भी हैं जिससे लगता है कि उन्हें उनका मानना था इसमें, बट ऑल एंड ऑल अगर हम देखें तो ऐसा कुछ मानना उनका नहीं था। नेक्स्ट तरीका है जो हमारा सोशल डिफरेंस को बताने का, वो है हमारे आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब ऑब्जेक्ट्स, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट हमारे दो तरीके के थे। पहला लग्जूरियस, जो कंफर्ट देने के लिए मेनली यूज़ किए जाते थे। दूसरा यूटिलिटेरियन, ये क्या थे, यूटिलिटी मतलब यूज़ करना, तो जो डेली बेसिस पे हम यूज़ करते थे दूसरे ऑब्जेक्ट वो थे। अब यूटिलिटेरियन वाले ऑब्जेक्ट कौन से थे? इजीली अवेलेबल, ये इजीली अवेलेबल हो जाते थे। ठीक है, चीप, बहुत सस्ते होते थे, क्योंकि इजीली अवेलेबल सस्ते होंगे। मेड ऑफ स्टोन, क्ले और मेटल, किस चीज़ के बने होते थे, या तो किसी मेटल के, किसी धातु के, या फिर क्ले के, मिट्टी के, या फिर स्टोन के, किसी पत्थर के बने होते थे। डेली यूज़, इनको डेली यूज़ में काम किया जाता था इनसे, क्योंकि चीप थे, सस्ते थे, तो डेली यूज़ में करेंगे। अब महंगे होंगे तो कभी कभी किए जाएंगे ना, इसलिए। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल जैसे पॉटरी, क्वर्न्स, निडल, जैसे कि सुई हो गया, पॉटरी मतलब मटके वगैरह हो गए, मिट्टी के बने हुए बर्तन हो गए, तो उन सबको हम कहते हैं यूटिलिटेरियन। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट, ये पूरी सेटलमेंट में बिखरे हुए थे, जहाँ जहाँ हड़प्पन सेटलमेंट थी वो हर जगह हमें हर जगह देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि डेली यूज़ की चीज़ें तो हर कोई यूज़ करता होगा, इसलिए हमें पूरी सेटलमेंट में देखने को मिले हैं। दूसरी तरफ हमारे थे लग्जूरियस आइटम्स। ये कौन से थे? रेयरली फाउंड, बहुत ही कम जगहों पर पाए गए हैं ये। कॉस्टली, बहुत महंगे हैं इसलिए कम जगहों पे पाए गए हैं, कुछ ही लोगों ने यूज़ किए होंगे। मेड ऑफ वैल्यूएबल नॉन लोकल मटेरियल, ये बहुत ही वैल्यूएबल बहुमूल्य चीज़ों से बने हैं। और नॉन लोकल, ऐसी चीज़ों से बने हैं जो लोकली मिलती नहीं है, उन्हें कहीं कहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाना पड़ता है, उनका तब मिलती है। ठीक है। रेयर यूज़, उन्हें कभी कभी यूज़ किया जाता था, इन ऑब्जेक्ट्स को हर कोई यूज़ नहीं कर सकता था। एग्जाम्पल पॉट्स ऑफ फेन्स। फेन्स एक हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, उसके पॉट्स मिले हैं, कि उसके जो पॉट्स होते हैं, बने हुए मटके होते हैं, वो मिले हैं हमें। फाउंड मेनली इन लार्ज सेटलमेंट लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। मेनली ये कहाँ मिले हमें लग्जूरियस आइटम? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सेटलमेंट में मिले हैं। मेनली हमें कहाँ मिले? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की सेटलमेंट में मिले हैं। तो ये हमारे दो तरीके थे जिससे हम सोशल डिफरेंस को पता कर सकते थे हड़प्पन सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन, वहाँ पे जो क्राफ्ट था उसकी किस किस तरह से प्रोडक्शन की जाती थी, कौन सा रॉ मटेरियल लगता था, कौन सी प्रोसेस होती थी, उन सब के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। रॉ मटेरियल स्टोन्स लाइक कार्लेनियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड सिएटाइट। अब क्या है, किस किस तरह के रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते थे उसके बारे में पढ़ना है। रॉ मटेरियल, जैसे कि रॉ मटेरियल स्टोन्स भी हो सकते हैं, मेटल भी हो सकते हैं। तो स्टोन्स कौन से रॉ मटेरियल में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते थे? वो थे हमारे कार्लेनियन। कार्लेनियन एक रेड कलर का स्टोन होता है, रेड और येलोइश कलर का स्टोन होता है, बहुत ही सुंदर होता है देखने में। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टीयरटाइट, ये सारे कुछ हमारे स्टोन्स थे जो यूज़ किए जाते थे। मेटल लाइक, अब मेटल कौन से यूज़ किए जाते थे क्राफ्ट की प्रोडक्शन में? कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, ये 3 मेटल यूज़ किए जाते थे। उसके अलावा शेल का भी यूज़ किया जाता था। फेन्स, अभी हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था ना, फेन्स पॉट मिला था हमें, वही मटेरियल यूज़ किया जाता था। टेराकोटा मॉडल, मिट्टी के मॉडल यूज़ किए जाते थे। और बर्न्ड क्ले, या फिर जो पकी हुई मिट्टी होती है, जो पकी हुई चिकनी मिट्टी होती है ना, जो उसको यूज़ किया जाता था। तो ये थे हमारे रॉ मटेरियल जिनका यूज़ किया जाता था क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंदर। मेथड ऑफ मेकिंग क्राफ्ट, अब कौन से मेथड थे, किस तरीके से क्राफ्ट प्रोडक्शन की जाती थी, क्राफ्ट को बनाया जाता था। बीड्स मेड ऑफ 2 और मोर स्टोन्स बाय सीमेंटिंग टुगेदर व्हाइल सम स्टोन्स विद गोल्ड कैप्स। अब क्या किया जाता था, मोती बनाए जाते थे छोटे छोटे, किस तरह से कि एक के ऊपर एक लगा दिए, ठीक है, 2 से ज़्यादा मोती एक साथ चिपका के लगा दिए, किसी के ऊपर गोल्ड की कैप लगा दी। तो इस तरह से हमारे मोती बनाए जाते थे, छोटे छोटे बीड्स जो हैं वो बनाए जाते थे। शेप्स क्या थी उन बीड्स की? कोई बीड्स सिलेंड्रिकल होता था, आज के टाइम पे भी हम देख सकते हैं अलग अलग तरीके के बीड्स आते हैं ना, तो कोई सिलेंड्रिकल होता था, कोई सेगमेंटेड होता था। अब सेगमेंटेड मतलब जैसे अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म के बॉडी पे होता है ना सेगमेंट्स, उसी तरह से सेगमेंटेड होता था। कोई स्फेरिकल होता था, कोई बैरल शेप होता था। बैरल शेप मतलब जो हमारा ऐसे पॉट वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े सुराई टाइप, वो होती है हमारी बैरल शेप। तो कुछ उस तरह से हुआ करते थे, तो वो थी उनकी शेप। डेकोरेटेड बाय पेंटिंग एंड सम हैड डिजाइन एज्ड ऑन दैम, उनको डेकोरेट किस तरह से किया जाता था, सजाया किस तरह से जाता था। अब बीड्स हैं तो सुंदर दिखने चाहिए, तो सजाएंगे उन्हें पेंट किया जाता था। और एच मतलब कुछ ना उनमें कलाकारी की जाती थी, उन्हें खुरेद के ऐसा कुछ करके उनमें कलाकारी की जाती थी। बैंगल्स लेडल्स मेड ऑफ शेल, बैंगल्स और लेडल्स बनाए जाते थे, चूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती थी शेल की। स्पेशल टूल्स यूज्ड फॉर क्राफ्ट वर्क, अलग अलग तरीके के स्पेशल टूल्स को यूज़ किया जाता था क्राफ्ट की प्रोडक्शन के लिए, क्राफ्ट के वर्क के लिए, कलाकारी करने के लिए। स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स चनहुदड़ो, लोथल एंड रिसेंटली धोलावीरा, कहाँ कहाँ मिली हमें स्पेशल ड्रिल्स मतलब जो जिस मशीन से, जिस डिवाइस से वो क्राफ्ट की जाती होगी उसको कहा गया है स्पेशल ड्रिल्स। वो कहाँ कहाँ मिली हमें? चनहुदड़ो में मिली है, लोथल में मिली है, और रिसेंटली धोलावीरा के अंदर भी मिली है हमें, ठीक है। स्पेशलाइज सेल सेंटर, अब 2 शेल सेंटर थे हमारे स्पेशलाइज, जहाँ पे शेल सबसे ज़्यादा मिला करता था। अब वहाँ क्यों मिला करता था? क्योंकि वो क्या थे, कोस्टल मतलब पानी के साइड पे वो एरिया बसे हुए थे, वो सेटलमेंट कहाँ थी, पानी जहाँ पे था उसके पास बसी हुई थी, इसलिए वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेल हमें मिला है।
कौन कौन से वो दो जगह, नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों जगह हैं जो शेल के लिए स्पेशलाइज थी। चंदमुदड़ो क्राफ्ट प्रोडक्शन स्पेशलाइज इन बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। अब जो चंदमुदड़ो जगह थी उसका क्या मतलब वो किस चीज़ में खास थी, स्पेशलाइज थी? क्राफ्ट की प्रोडक्शन में, बीड मेकिंग में, कुछ स्पेशल तरीके के बीड बनाए जाते थे चंदमुदड़ो में, ठीक है। शेल कटिंग की जाती थी, मतलब शेल को कट करके अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाई जाती थी। मेटल वर्किंग, मेटल के कई सारे अलग अलग क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी वहाँ पे। सील मेकिंग, सील बनाई जाती थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, उन पे रिप्रेजेंटेशन किया जाता था अलग अलग चीज़ों का। और वेट मेकिंग, कई सारे वेट भी बनाए जाते थे। तो चंदमुदड़ो हमारा किस लिए फेमस था? इन सारी चीज़ों के लिए फेमस था। सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन आइडेंटिफिकेशन, अब हमें पता कैसे चलेगा या आर्कियोलॉजिस्ट को पता कैसे चला कि ये सेंटर्स है जहाँ पे प्रोडक्शन की गई थी, क्राफ्ट प्रोडक्शन यहाँ पे हुई थी। अब जैसे ना किसी चीज़ का प्रमाण चाहिए होता है, हमें एविडेंस चाहिए होता है, वही एविडेंस हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी ढूंढे। क्या ढूंढे? अब कहीं पे कुछ बना है, फॉर एग्जाम्पल जैसे चूल्हे होते थे ना पहले मिट्टी के, तो वो चूल्हे जहाँ बनाए होंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ छूटी होगी, वहाँ मतलब काला वगैरह हो रखा होगा, या फिर कोई ना कोई ऐसा बर्तन वगैरह छूट जाता होगा, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे पहले किचन वगैरह हुआ करता था। इसी तरह से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने भी बताया, सिंपली बाय एविडेंसेस ऑफ टूल एंड रॉ मटेरियल, अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल। अब हमने पता कैसे किया कि यहाँ पे कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन होती होगी? अगर वहाँ पे कोई टूल बच गया तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। कोई रॉ मटेरियल बच गया, कोई कच्चा सामान बच गया, तो उससे पता चल जाएगा यहाँ पहले कोई ना कोई प्रोडक्शन होती थी। अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को फिनिश नहीं किया है, कोई ऐसे थोड़ा सा काम किया हुआ कोई ऑब्जेक्ट बच गया है जिसको पूरी तरह से फिनिश नहीं किया गया है, अगर वो ऑब्जेक्ट मिल गया तो उससे पता कर सकते हैं हम कि यहाँ पे पहले क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करती थी। या फिर रिजेक्टेड एंड वेस्ट मटेरियल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिजेक्टेड और वेस्ट मटेरियल। कुछ ना कुछ वेस्ट बचता है हर चीज़ को बनाने के बाद, तो अगर वो वेस्ट मटेरियल बचा है तो उससे हम पता कर सकते हैं यहाँ पहले क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी या फिर यहाँ कोई प्रोडक्शन की गई थी। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से इस क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लाया जाता था, दूर दूर से लाया जाता था, उन सब के बारे में। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। अब हमने पढ़ लिया कि क्राफ्ट प्रोडक्शन किस तरह से हुआ करती थी, कौन से रॉ मटेरियल यूज़ होते थे उसमें, क्या क्या उसका पूरा प्रोसेस था, मेथड था, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि प्रोडक्शन के सेंटर्स क्या क्या थे। अब हमें पढ़ना है कि कहाँ कहाँ से वो ट्रेड किया करते थे और जो पूरा स्ट्रैटेजीज थे उनकी मटेरियल को लाने की, ले जाने की, वो क्या क्या थी, ठीक है। सो उनकी दो स्ट्रैटेजीज थी मटेरियल को लाने की, क्या क्या थी? फर्स्ट, मटेरियल फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। वो क्या करते थे, अपने ही जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, उनका जो पूरा एरिया है जहाँ पे वो सिविलाइजेशन थी, उतने ही एरिया में व्यापार करते थे, उनसे मटेरियल लाते थे, उतने एरिया में दूर से मटेरियल लाते थे, ले जाते थे, ये सब काम करते थे। दूसरा क्या करते थे वो, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, किसी और देश से, जैसे जो हम क्या करते हैं, हम चाइना से करते हैं, यूएस से करते हैं, इंग्लैंड से करते हैं, ठीक है। वो भी किससे ट्रेड करते थे? दूसरे देशों से करते थे, ठीक है। तो ये दो तरीके थे। पहले हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट तरीका, वेरियस वेज। अब सब कॉन्टिनेंट से लाने के, अपने ही कंट्री से, अपने ही जो एरिया है वहाँ से लाने के अलग अलग तरीके थे। कौन से तरीके थे वो? टू मेथड्स वर देयर, उसमें भी दो तरीके थे। फर्स्ट तरीका, दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट, या तो वो क्या करते थे, जिस जगह से उन्हें वो मटेरियल मिलने वाला होता था उस जगह पे जाके सेटलमेंट बसा देते थे या फिर बस जाते थे वहाँ जाके, ठीक है। क्या करते थे, वहाँ जाके क्या कर लिया, बस गए, पूरी अपनी कम्युनिटी बसा ली, ताकि क्या हो, ईजिली अवेलेबल हो जाए वो मटेरियल। पहले ये इनका ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, दे एस्टेब्लिश सेटलमेंट इन नागेश्वर एंड बालाकोट एंड छोटोखाई। क्या करते थे ये लोग, जैसे कि फर्स्ट तरीके में इन्होंने किया कि बालाकोट में जाके, नागेश्वर में जाके, छोटोखाई में जाके क्या कर ली, अपनी सेटलमेंट बसा ली। क्योंकि नागेश्वर क्या था, कोस्टल एरिया के पास था, बालाकोट क्या था, कोस्टल एरिया के पास था, तो शेल बहुत ईजिली प्रोवाइडेड था, तो वहीं जाके बस गए और रहने लग गए और शेल का प्रोडक्शन करने लग गए। दूसरा तरीका था माइट्स एंड एक्सपेडिशन एरिया सच एज खेतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर एंड साउथ इंडिया फॉर गोल्ड। क्या करते थे, कुछ ग्रुप होता था, जैसे ग्रुप टाइप, उनको भेज देते थे अपने ट्रेडर्स को, या थोड़ा ग्रुप टाइप लोगों को भेज देते थे। फिर वहाँ जाके वो क्या करते थे, लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग थे, उनसे जाके अपने ना कांटेक्ट बना लेते थे, कम्युनिकेशन करते थे उनसे काफ़ी ज़्यादा, कि क्या हो, उनके अच्छे रिलेशंस बन जाए, फिर वो वहाँ से
माल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवा सके। ये इनका दूसरा तरीका था। नागेश्वर एंड बालाकोट फॉर शेल, नागेश्वर और बालाकोट में जो इन्होंने सेटलमेंट बसाई थी, ये पहला तरीका यूज़ किया था। क्यों बसाई थी? शेल के लिए बसाई थी, बहुत ज़्यादा फेमस था शेल वहाँ का, ठीक है, क्योंकि कोस्टल एरिया के पास था। शोटोगाई अफगानिस्तान वॉज बेस्ट सोर्स ऑफ लैपिस लैजुली, लैपिस लैजुली हमने 11th में भी पढ़ा है, वो वार का हेड मिला था ना हमें मेसोपोटामिया में, उसकी आंखों में आइज में लैपिस लैजुली लगा था, वही वाला लैपिस लैजुली। ब्लू कलर का स्टोन होता है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस स्टोन होता है, ठीक है। तो लैपिस लैजुली कहाँ पे मिला सबसे ज़्यादा? शोटोगाई में मिला है। लोथल नियर सोर्स ऑफ कार्लिनियन, कार्लिनियन सबसे ज़्यादा कार्लिनियन का सोर्स कहाँ था, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता था? लोथल में मिलता था। स्टीएटाइट साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात एंड मेटल राजस्थान, और स्टीएटाइट कहाँ मिलता था? साउथ राजस्थान में और नॉर्थ के गुजरात में, गुजरात के नॉर्थ एरिया में मिलता था। और स्टीएटाइट कहाँ मिलता था सबसे ज़्यादा? राजस्थान के साउथ वाले एरिया में, ठीक है। एक्सपीडिशन सेंट टू केतड़ी रीजन ऑफ राजस्थान एंड साउथ इंडिया टू एस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विद लोकल कम्युनिटीज़, वही जो बताया अभी, क्या करते थे? एक्सपीडिशन भेजी गई थी, उसका एक एग्जाम्पल है कहाँ भेजी गई थी? राजस्थान और साउथ इंडिया में, ताकि क्या कर सके, वहाँ के लोकल लोगों से कम्युनिकेशन करके उनसे ट्रेड ईजिली कर सके। तो ये था हमारा फर्स्ट तरीका। सो हमारा सेकेंड तरीका कौन सा था? हमारा सेकेंड तरीका था मटेरियल को प्रोक्योर करने का, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, दूर दूर के देशों से, वर्ल्ड के सभी देशों से या दूसरे देशों से क्या करना? व्यापार करना, ट्रेड करना। अपने देश के अंदर ही तो करते ही थे, साथ ही साथ दूर के देशों से भी शुरू कर दिया था। ट्रेड रिलेशन विद वर्ल्ड, मतलब इसका मतलब क्या? डिस्टेंट लैंड मतलब वर्ल्ड के जितने देश हैं, बाकी देश हैं, उनसे ट्रेड रिलेशन, व्यापार करना। हड़प्पन मेंटेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिलेशन, जो हड़प्पा के लोग थे वो बहुत दूर दूर के देशों से व्यापार करते थे और उनके साथ उनका ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छा था। मेन सोर्स ऑफ ट्रेड सील, वेट, डाइस एंड बीड्स, इनका मेन सोर्स क्या था ट्रेड का, जिसके द्वारा ट्रेड होता था? वो था हमारा सील्स, मोहरें थी इनकी, ठीक है, सील्स, हाँ सील्स वही थी, वेट्स और डाइस और बीड्स, ये 4-5 चीज़ें थी जिनके द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। प्रोबेबली ट्रेडेड विद ओमान पेनिनसुला, ये भी माना गया है, ये भी ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिस्ट को कि जो ओमान जो कंट्री है, जो रीजन है, जो पेनिनसुला है, उसके साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे होंगे, मतलब हड़प्पन लोगों के काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे होंगे ट्रेड के मामले में। बोथ ओमानी एंड, अब ये क्यों लगता है, इसका एविडेंस भी चाहिए। बोथ ओमानी एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट हैव ट्रेसेस ऑफ निकल सजेस्टेड कॉमन ओरिजिन। अब जो ना हड़प्पा में और ओमान में कॉपर मिला है, ठीक है, जो हड़प्पा में और ओमान में कॉपर की चीज़ें मिली है, कॉपर के बर्तन हो, आर्टिफैक्ट्स हो, कुछ भी हो, उन सभी में निकल पाया गया है, चाहे वो ओमान के हो चाहे हड़प्पा के हो। अब देखो दोनों के कॉपर में निकल पाया गया, तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं ना, मतलब उनके आर्टिफैक्ट्स में निकल पाया गया, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही सेम चीज़ का यूज़ करते होंगे। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से ट्रेड करके वहाँ गई हो या वहाँ से ट्रेड करके यहाँ पे आई हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे थे ओमान और हड़प्पा में। सिमिलैरिटीज बिटवीन अदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो, कई सारे ऐसे ही ऑब्जेक्ट थे इन्हीं के जैसे, कई सारे और भी ऑब्जेक्ट थे जिसमें सिमिलैरिटी देखने को मिली है, जैसे कि यहाँ पे निकल की सिमिलैरिटी देखने को मिली थी, ऐसी और भी कई सारे ऑब्जेक्ट थे जिनमें सिमिलैरिटी देखने को मिली है। अ हड़प्पन जार कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले बीइंग फाउंड इन ओमान, एक हड़प्पा का जार मिला है जिसपे क्या है? थिक लेयर है, बहुत मोटी परत है, किसकी? ब्लैक कोटिंग है उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा एक मोटी परत है ब्लैक कलर की, ठीक है। वो कहाँ मिला है? ओमान में मिला है। अब हड़प्पा की चीज़ ओमान में मिली है, इसका मतलब या तो ट्रेड से गई होगी, ऑब्वियसली बात है ट्रेड से ही जाएगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उनके ट्रेड रिलेशन काफ़ी अच्छे थे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट रेफर, अब मेसोपोटामिया का जो टेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की जो उनके वहाँ के जो लिखे हुए टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट्स है, उसमें क्या लिखा है? कॉन्टैक्ट विद रीजन लाइक दिलमुन प्रोबेबली बहरीन आइलैंड। अब जो मेसोपोटामिया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था मेसोपोटामिया वाला चैप्टर, तो वहाँ पे जो मेसोपोटामिया है उसने उनके जो कुछ टेक्स्ट होते हैं ना, उसमें क्या लिखा गया है? कॉन्टैक्ट विद रीजन, कई सारे रीजन के साथ उनका कॉन्टैक्ट या फिर ट्रेड लिखा गया है, जैसे कि दिलमुन, जिसे प्रोबेबली बहरीन आइलैंड को दिलमुन कहा गया है उनके उसमें। दूसरा मगन एंड मेलुआ पॉसिबली रेफर टू हड़प्पा, और कई सारे उनके ऐसे टेक्स्ट हुए जिसमें मगन और मेलुआ 2 वर्ड का यूज़ किया गया है, जो किसके लिए यूज़ किए गए हैं? हड़प्पा के लिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पा का ट्रेड किसके साथ था? मेसोपोटामिया के साथ। तो कई देशों से और भी ट्रेड करते थे, इसलिए इससे हम पे पता चलता है कि वो कॉन्टैक्ट करते थे डिस्टेंट लैंड के साथ, दूर दूर के देशों के साथ। तो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। हम इसमें सील्स के बारे में, स्क्रिप्ट्स के बारे में और वेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा स्क्रिप्ट। हड़प्पन सील्स हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग माइट कंटेन नेम ऑफ टाइटल ऑफ ऑनर। अब हड़प्पा की जो सील्स थी, वहाँ के लोग जो सील बनाते थे उसमें मेनली वहाँ की राइटिंग होती थी, वहाँ की स्क्रिप्ट लिखी हुई होती थी। और उस स्क्रिप्ट में जो लिखा होता था वो क्या होता था, प्रोबेबली ये माना गया है कि वो क्या था, जो सील्स पे लिखा हुआ होता था वो ऑर्डनर का नेम होता था, उस मालिक का नाम होता था या फिर उसका टाइटल होता था। ठीक है। मोटिव कन्वेड मीनिंग टू दोज हु कुडंट रीड। अब मोटिव क्या होता है, मोटिव मतलब चित्र बनाए होते थे। कहीं ना कहीं जो उनकी जो स्क्रिप्ट थी उसमें क्या चलन था कि चित्र बना करके चीज़ें समझाई जाती थी। अब ऐसा क्यों किया जाता था, ऐसा इसलिए किया जाता था अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी को नहीं आती वो स्क्रिप्ट, तो क्या करेंगे, तो वो चित्र देखकर समझ सकता है कि क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है। कई सारी ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे चित्र देखकर समझाया जाता है। ठीक है। इंस्क्रिप्शन आर शॉर्ट लॉन्गेस्ट 26 साइन। इनकी जो इंस्क्रिप्शंस होती थी, जो ये लिखते थे, वो सारी क्या होती थी, वो छोटी छोटी होती थी। मोस्टली सारी इंस्क्रिप्शन छोटी ही होती थी। और जो सबसे लंबी इंस्क्रिप्शन थी इनकी, जो इन्होंने लिखी थी यहाँ के लोगों ने, हड़प्पन पीपल ने, वो कितने साइन की थी, 26 साइन की थी, सबसे लंबी स्क्रिप्ट। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट नॉट अल्फ़ाबेटिकल। अब इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसे आज तक पढ़ा ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं आई हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, तो पूरी तरह से उसे डिसाइफर मतलब पढ़ा नहीं गया है। कुछ हद तक पढ़ लिया है पर पूरी तरह से पढ़ा नहीं गया है। नॉट अल्फ़ाबेटिकल, ना ही उनकी स्क्रिप्ट आज की तरह अल्फ़ाबेटिकल थी। जिस तरह से हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD वगैरह, उस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे यहाँ तो कुछ ही साइंस होते हैं ना, ABCD कुछ ही साइंस है, उनके यहाँ काफ़ी सारे, बहुत ही सारे मात्रा में साइंस हुआ करते थे। 375 से 400 तक उनके साइंस होते थे अलग अलग चीज़ों के लिए। तो सोचो उसे याद करना कितना टिपिकल होता होगा, तो समझना तो और भी टिपिकल है। रिटर्न राइट टू लेफ्ट। इनकी स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती थी, हम कैसे लिखते हैं, ये लेफ्ट है हमारा, लेफ्ट से राइट, ये लोग उल्टा करते थे, यहाँ से राइट से लेफ्ट लिखना शुरू करते थे। हम जब लेफ्ट से राइट लिखते तो हम यहाँ मार्जिन छोड़ते हैं, ऐसे ये लोग क्या करते थे, जब राइट से लेफ्ट लिखते थे तो ये यहाँ मार्जिन छोड़ते थे। तो इनकी जो स्क्रिप्ट है उसमें क्या है, राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन छूटा हुआ है, जिससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि वो प्रोबेबली राइट से लेफ्ट में लिखते होंगे। और लेफ्ट में क्या है, बिल्कुल बिच्चा बिच्चा लिखा हुआ है, इन्होंने बिल्कुल पास पास लिखा हुआ है। तो लेफ्ट में पास पास लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है ना कि यहाँ से लिखते हुए आते होंगे और यहाँ पे जब स्पेस कम बच जाता होगा लेफ्ट साइड तो ये थोड़ा छोटा छोटा करके लिखने लग जाते होंगे। ऐसे ही करते हैं हम अपनी कॉपीज़ में भी कि एकदम एक ही जगह पे घुसा दो, बस अगली लाइन ना वेस्ट हो। इसी तरीके से ये भी करते थे। राइटिंग फाउंड ऑन। अब इनकी जो राइटिंग है, इनकी जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो किस किस चीज़ों पे इन्होंने लिखाई की है, सील्स पे की है। सील्स पे लिखा है जैसे कि ऑनर का नाम, टाइटल उनका। कॉपर टूल्स, कॉपर के टूल्स पे लिखा करते थे ये लोग। ज्वेलरीज पे लिखा करते थे। एंशियंट साइन बोर्ड, उस टाइम पे जो साइन बोर्ड होते थे उन पे भी लिखा करते थे ये। टेराकोटा मॉडल, टेराकोटा टैबलेट्स, और टेराकोटा के टैबलेट्स, मिट्टी के टैबलेट्स पे भी ये लिखा करते थे। टैबलेट्स और भी कहीं आया था, याद होना चाहिए, क्लास 11th में मेसोपोटामिया के चैप्टर में टैबलेट्स का जिक्र हुआ था। तो ये थे हमारी इनकी स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, सील्स क्या थी, फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। क्या करती थी सील्स, जो दूर दूर तक कम्युनिकेशन होते थे ना, जैसे एक राज्य और दूसरे राज्य में, तो अब इतनी बार दूध को तुम भेजोगे, वो बोलने जाएगा बोलने आएगा, तो एक ही बार में काम खत्म करने के लिए सील्स का यूज़ किया गया। तो वो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी। कौन, हमारी सील्स। कन्वेड आइडेंटिटी ऑफ सेंडर, ये भी बताती थी कि किसने भेजा है, भेजने वाले की आइडेंटिटी को कन्वे करती थी, बताती थी। जैसे किसी राजा ने भेजा तो राजा अपनी मोहर लगा देगा उस पर, तो ये यकीन हो जाएगा कि हाँ ये राजा ने ही भेजा है। क्यों? क्योंकि राजा की मोहर सिर्फ राजा के पास होगी, इस वजह से। प्रिवेंटेड स्टीलिंग, ये चोरी वगैरह से भी बचा लेती थी। जैसे जैसे समझ लो अगर बोरिया वगैरह या कोई चीज़ गई है दूसरे जगह पे, ठीक है, अगर उससे सील हटी हुई है, हम कहते हैं ना आजकल CBSE बोर्ड का पेपर आता है पूरा सील पैक्ड होता है कि सील टूटी हुई हो तो पता चल जाएगा कि ये पेपर पहले ही खोल लिया। उसी तरह से क्या था, चीज़ें भी जब जाती थी तो उस पर सील लगा दी जाती थी। सील लगा दी जाती थी, अगर सील टूटी हुई हुई तो पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं इसको खोला गया है, और अगर सील टूटी हुई नहीं हुई तो इसका मतलब इसे टैम्पर नहीं किया गया, खोला नहीं गया है। ठीक है, तो ये रोल था हमारी सील्स का।
नेक्स्ट वन इज वेट्स। वेट्स का क्या रोल था? एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। अब कुछ लेन देन होता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज सिस्टम था, किसका? हमारे वेट्स का, कि मोल भाव करके देना है, नाप तोल के देना है। मेड ऑफ स्टोन चर्ट। एक चर्ट नाम का एक स्टोन होता है, उससे हमारे वेट्स बनते थे, बट्टे होते ना हमारे, वो उसी से बनते थे। अ काइंड ऑफ स्टोन जनरली क्यूबिकल। वो स्टोन जनरली क्यूब की शेप का होता था। आज तो हमारे शायद पेंटागन या हेक्सागन शेप के होते हैं, तो उस टाइम पे वो क्यूबिकल शेप का होता था, उस पर कोई मार्क नहीं होता था, ताकि हम खुद से मार्क डाल सकें। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी। जो छोटे छोटे नाप लेते थे वेट्स के, छोटे छोटे नाप होते थे जो, वो कितने उसके होते थे? 1 मतलब उसे किस फॉर्म में नापा जाता था? नंबर की फॉर्म में, 1 2 3 4 8 10 15 20 ऐसे करके नापा जाता था। ठीक है, कहाँ तक? 12,800 तक। ठीक है, जो छोटे वेट होते थे उन्हें 12,800 तक नंबर काउंटिंग में नापा जाता था। बट जो बड़े बड़े वेट होते थे, जैसे 2 लाख, मतलब कितने इतने लाख हो गया, या लाखों में हो गए, हज़ारों में हो गए, तो वो किस में आते थे हमारे? वो डेसिमल सिस्टम। फिर हम डेसिमल का यूज़ करने लग जाते थे, ये लोग, हड़प्पन लोग, और डेसिमल सिस्टम से उन्हें नापा करते थे। स्मॉल वेट्स, ज्वेलरी बीड्स। जो स्मॉल वेट होते थे, जो स्मॉल बट्टे होते थे, वो किस चीज़ को नापने के लिए उनका यूज़ किया जाता था? जैसे कि ज्वेलरी हो गई, बीड्स हो गए, मोती वगैरह हो गए, तो उनको नापने में इनका यूज़ किया जाता था। मेटल स्केल पेन्स ऑल्सो फाउंड। मेटल स्केल पेन, यहाँ वो नहीं होता एक तराजू टाइप होता है, उसमें स्केल लगा होता है कि जितना वो नीचे जाएगा उतना ऊपर उसकी सुई जाती जाएगी, तो वैसा। तो मेटल स्केल पेन्स भी उस टाइम पे मिले। तो ये था हमारा वेट्स, सील्स एंड स्क्रिप्ट। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है।